हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे हास्याकरण की समझ। तो सबसे पहले जो हमारा आपका लेक्चर शुरू हुआ था, हमने सबसे पहले समझा था कि हास्याकरण किसको कहते हैं। ठीक, सामाजिक रूप में हास्याकरण होने का क्या मतलब होता है, हमने पहले उसके पूरे मतलब को समझा था कि आखिर में हम किसे कहेंगे हास्याकरण और क्या उसकी आपका डेफिनेशन होगी। इसी के तहत हमने इन सारी चीजों को जो था, महत्वपूर्ण चीजों को एक एक करके हमने आपका देख लिया था। अगर मैं हाशिए की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हाशिया। जो किसी बुक में जो आपका साइड में बचा हुआ स्थान होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हाशिया कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के साथ हास्याकरण पर आ गए हैं, यानी कि मूलभूत विचारधारा से अलग हो गए हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, हास्याकरण कहते हैं। क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आदिवासी लोग कौन हैं, हमने इनके विषय में पढ़ा, इनकी संख्या को देखा था, ये भारत के कितने शहरों में रहते हैं और ये हमारे देश के किन किन आपका राज्यों में इनकी संख्या है, कैसे इनकी भाषा है, ठीक, और जनसंख्या के आधार पर क्या इनकी चीजें हैं, इन सभी को हमने गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया था और एक एक करके हमने इन सभी विषयों पर अपनी बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से अपनी चर्चा की कि आप किसको कहेंगे हास्याकरण और कौन है आदिवासी लोग। क्लियर है, इनके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका जुड़कर एक एक कर सारी चीजों को हमने आपका देख लिया। कह रहे हैं ये आज भी जो है इनका रहन सहन, इनका खान, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति, इनके मानने के तौर तरीके, इनके रीति रिवाज बिल्कुल एक दूसरे से आपका डिफरेंट होते हैं। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि केवल एक ही जनजाति ऐसी नहीं कि सब एक ही वर्ग है, नहीं, उसमें भी बहुत सारे समुदाय हैं जो अलग अलग अपने आप को मानते हैं। उनके तौर तरीके, रूप, रंग, ये सब कैसे हैं आपके डिफरेंट जो है आपको दिखाई देंगे। क्लियर है, तो ये हम आपके इसके विषय में पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत, वो है आदिवासियों और प्रचलित छवि कि जो आदिवासी हैं उनकी कैसी छवि है, उस छवि के बारे में देखेंगे। छवि का मतलब है उनका नजरिया क्या है, लोग उनके बारे में सोचते कैसे हैं, हमारा समाज का क्या दृष्टिकोण है उनके विषय में, इस पर हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, इनको एक खास तरह से आपका पेश करते हैं। स्कूल के सब सरकारी कार्यक्रमों या किताबों, फिल्मों में उन्हें याद के रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बेरंग कपड़े पहने, सर पर मुरघट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, और उनको आप देखिए, रंग बिरंगे जो आपके कपड़े होते हैं, हम उन्हें आपका पहने हुए दिखा देते हैं और सिर पर आपका कुछ ना कुछ आपका बंधा होगा और हमेशा हम उनको क्या दिखाई देते हैं, आपके नाचते गाते दिखाई देते हैं। चाहे कोई स्कूल में आपका उत्सव हो रहा हो, कोई भी आपका सरकारी कार्यक्रम हो, अगर इस प्रकार की कोई चीजें होती है तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। ठीक, इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। कह रहे कि जो उनकी लाइफ है, उनके जीवन के विषय में क्या है, हम लोग बहुत कम जानते हैं। अब देखिए, हम किसी एक जनजाति या आदिवासी को लोगों को आपका देखकर हम सब लोगों की जो अवधारणा है वो आपका नहीं बना सकते कि सब लोग कैसे होंगे, इस जनजाति आधार पर होंगे, नहीं, हम उनकी अवधारणा को नहीं बना सकते क्योंकि हर आदिवासी लोग एक समान स्थिति में, एक समान जो कंडीशन है उसमें नहीं सरवाइव कर रहा होता है। हर का अपना कल्चर, अपनी संस्कृति कैसी है, बहुत अलग है। और इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक दूसरे के कल्चर और जो आपकी संस्कृति है वो किस प्रकार से एक दूसरे से आपके डिफरेंट है। इस चीज को भी हमेशा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो आपकी गलतफहमी है उस गलतफहमी का आपका शिकार हो जाते हैं। ठीक, उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। कैसा है, बहुत आकर्षक है,
और आपका बहुत पिछड़ा हुआ है। हम क्यों मान रहे हैं पिछड़ा हुआ? क्योंकि हम उनको अपनी समाज की मूलभूत विचारधारा से अलग मानते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो जो आदिवासी लोग हैं वो आपके पिछड़ गए हैं, आदिवासी लोग हमसे दूर हैं, इस तरह की चीजें। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव या नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। अब देखिए, कुछ व्यक्ति क्या है, आपके पूर्वाग्रह का शिकार है। बच्चों, आपका पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा, अपनी सोच पहले से ही बनाकर आपका तैयार रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। क्लियर है? क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह हम उसको आपका बोलते हैं। एक कक्षा 6 की किताबों में आपने पढ़ा था कि खास समुदाय को बनी बनाई छवियों को देखते चलते जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगा है। अब कह रहे कि जो इनकी छवि बनी हुई है, जो लोग इनके बारे में आपका सोचते हैं, इसी वजह से लोग क्या करते हैं, समुदाय में लोग इनके साथ अक्सर भेदभाव करते हैं। भेदभाव का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उनके साथ होता है। ठीक, ये आप आपका देख सकते हैं। अब देखिए, इतना समझ आया? आप सबसे पहले एक काम करिए बच्चों, इसके अंतर्गत ये वाली जो इमेज है ना, इसको देख लीजिए और इस वाली इमेज को देखिए। इन दोनों इमेज को बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। देख लिया आप लोगों ने? अब देखिए, ये किस तरह से अपनी आपकी पोशाक है, इनकी ट्रेडिशनल, इस पोशाक को ये आपका पहने हुए है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये इनकी पोशाक है। ऐसा नहीं कि जितने भी आदिवासी समूह हैं या जो भी और आपके जनजाति के लोग हैं, सब आपके इस तरह के कपड़े पहनते हो, जरूरी नहीं है। कुछ आपको इस तरह से भी आपको नाचते गाजते जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी कुछ लोग आपको दिखाई देंगे। देख लिया? अब देखिए, ये परंपरागत पोशाक में सजे धजे जनजाति समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। हम ऐसे ही मान लेते हैं और ऐसे ही इनको आपका देखते भी हैं कि जो आदिवासी लोग हैं इस तरह से ही कुछ आपका रहते हैं और इस तरह से अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम इन्हें गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग हैं, और कहते हैं कि इसी आधार पर हमको क्या जाती है, गलतफहमी हो जाती है, जो हम इनको पिछड़ा हुआ जो है आपका मानने लगते हैं। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, जो चीज हम सोच रहे हैं वो इस तरह से आपका जो है बिल्कुल वो आपका डिफरेंट है। ठीक है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, याद रहेगा। सही, अब बात करते हैं आदिवासी और विकास। क्या बात करते हैं? आदिवासी और विकास। तो अभी हमने क्या देखा, आदिवासियों की जो प्रचलित छवि है उसको हमने देख लिया। कैसी छवि थी आदिवासियों की बच्चों? अब मुझे बताइए कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एक अलग तरह की पोशाक पहनते हैं, इस तरह का हम लोग उनको आपका प्रेजेंट करते हैं। तो यही बना रखा है जो हमारी अपनी छवि है। इस छवि के अंतर्गत तो हमने यही उनको फेस करके दिखाया है। अब देखिए, जैसा कि आपने इतिहास में अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। क्या रहा है? कोई भी आपकी सभ्यता पनपी हो, कोई भी कुछ भी रहा हो, उसमें जंगलों का आपका बहुत बड़ा आपका महत्व रहा है। ठीक, अब क्यों रहा है ये आप अभी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में आप इन चीजों को बहुत अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं कि हमारे लिए कितनी ये आपका बेनिफिशियल है। देखिए, लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क क्या है? लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इन सब के जो अयस्क हैं और कोयला है। हीरे की कीमतें, इमारती लकड़ी, ज्यादा जड़ी बूटी और आपके पशुपालक, मोम, लाख, स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं के लिए काम का आधार था,
ये सब जंगलों से ही मिलते थे। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि जंगल में रहने वाले लोग आपके पिछड़े हुए हैं, तो बताइए लोहा हुआ, तांबा, सोना, चांदी, कोयला और जितनी भी महंगी जो आपकी लकड़ियां हैं वो हमको कहां से प्राप्त हो रही हैं, इनका बेस क्या है, और जो भी आपकी जड़ी बूटी हैं और मोम हो गया, शहद हो गया, लाख हो गया, ये कहां से मिल रही है। और इवन जो आपके युद्ध के लिए शाही सेना में जो हाथी आते थे वो हमको कहां से मिलते थे, वो सब हमको जंगलों से ही मिलते थे। याद आ जाएगा इतना। अब देख लीजिए कितनी सारी चीजें हम लोगों को जंगल से मिल रही हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान है। इन जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। आप समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी उपलब्ध और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। आप कह रहे हैं जंगल में क्या है, आप देखिए बहुत सारी आपकी नदी हैं जो लगातार जिनमें क्या मिलता है, आपका पानी मिलता है। और कह रहे हैं अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारे लिए पानी क्या है, पानी उपलब्ध करा रहा है और गुणवत्ता से भरे तौर पर हम लोगों को आपका प्रभावित करता है। ठीक, अब देखिए हवा भी कहाँ मिल रही है, आपका जंगल में ही हमको मिलेगी अच्छी। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। कहाँ था? 19वीं सदी तक हमारे यहाँ बहुत बड़े आपके जंगल थे, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में इनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन रहे। बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। कह रहे कि बहुत सारे जो हैं ऐसे बाप के रियासत और बाप के रजवाड़े रहे हैं, ठीक, क्या रहे हैं, जो आदिवासी के ऊपर क्या रहे हैं, आपका डिपेंडेंट रहे हैं कि जो हमें जंगल से वन संपदा है अगर ये नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, और क्या होगा, सारे वन राज्य वन थे। ठीक, आप इनको देख सकते हैं। तो आपको आदिवासी और विकास में महत्व समझ आएगा कि जंगल से जुड़ी चीजें क्या हैं और उसके महत्व को आप गौर करके समझ सकते हो। आप आदिवासी के लोगों को जीवन को अलग तरह से जो है आपका महसूस आप नहीं कर सकते, ठीक, ना ही उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। याद रहेगा इतना आपको। चलिए, तो इतना कुछ इसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, आप इसमें मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर कोई आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों का जीवन है, कैसे वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है, और कह रहे जो ये अब आपको तस्वीर दिखाई देगी वो आदिवासियों की छवि से बिल्कुल अलग है। ठीक, आज उन्हें एशियाई और भूमिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। क्या देखते हैं कि जो आज का हमारा समुदाय है, कौन सा आदिवासी, वो क्या है, हाशिए पर है, और क्या है, शक्तिहीन समुदाय के रूप में, कि बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया गया है और इनके पास कुछ नहीं है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। क्या करते थे, जो पहले के समुदाय थे, अपना शिकार करते थे और जंगलों में चीजों को आपको इकट्ठा करते थे, वन संपदा को, और उसी से बेचकर अपना गुजर बसर, अपना आजीविका जो थी उनकी चलती थी। वे एक जगह ठहर कर काम कम रहते थे। वे स्थानांतर खेती के साथ साथ लंबे लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। ये पारंपरिक अभी भी कायम है। कह रहे जो आपकी परंपराएं हैं ये अभी भी आपकी कायम है, लेकिन 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीति और राज्य निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को
बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इसलिए इतिहास में इन्हें पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही कोई उन्हें सीधा पहुंचा पाएगा। कह रहे हैं कि कोई उनका नियंत्रण नहीं है और कोई उनको आपका सीधा पहुंचाएगा, ये चीज आपकी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए इतना कुछ पूछना हो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट? चलिए, कोई आपका डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चैप्टर में आगे बढ़ जाएं हम लोग। चैप्टर को देख लें अच्छे से, तो फोटोज आपको दी हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आइए इससे आगे हम लोग आपका बात करते हैं। अब कह रहे हैं इमारती लकड़ियां और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमि को साफ किया जा चुका है। कह रहे खेतों में खेती करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो हमारे विशाल वनों की भूमि है, उनको हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। आदिवासी के इलाके में खनिज संपदा और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय कब्जा के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धनता प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज्यादा आदिवासी रहे हैं। कितने रहे हैं? 50% से ज्यादा आवासी वाले जो लोग हैं वो रहे हैं। ठीक, आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठन का एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है। कह रहे कि जो एक रिपोर्ट आई है उससे हमें पता चलता है। अब देखिए, जो खनन माफिया हैं, सरकार ने जमीन छीन ली है, खनन और आपके परियोजनाओं में जो विस्थापित हो रहे हैं 50% लोग आदिवासी। जितनी भी माइनिंग होती है, देखिए यहाँ आपको माइनिंग होती दिखाई दे रही है, ये सब आदिवासियों के ही आपके मूल स्थान से उनको शिफ्ट कर दिया गया और वो क्या बन गए? यही आपका मजदूर बन गए। अब देखिए, आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठन का एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाई गई सैकड़ों बांधों जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर में उनकी जमीन लंबे समय के सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव में बंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखिए 543 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसके अलावा भारत में कितने आपका राष्ट्रीय पार्क हैं? 101 हमारे यहाँ नेशनल पार्क है। ठीक, अब आप देख सकते हैं, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? जंगल उनका रहे, वो उनके पूर्वज वहां रहे, अगर वो जंगल में दोबारा वापस जा रहे हैं, जब उनको निकाल दिया तो वो क्या हो गया? अब घुसपैठिया हो गए। तो आप उनकी स्थिति को आपका समझ सकते हो कि उनसे जंगल छीनने का मतलब है उनका घर छीनना। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समूह आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोत से वंचित हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि जो उनका मेन स्रोत था, उनके खाना पाना जो लाइफस्टाइल चल रही थी, आदिवासी जो आपके समुदाय का जो स्रोत था, खाना पीना था, वो क्या हो गया? अब छीन गया और उससे क्या हो गया? वो आपका वंचित हो गए। अब आप सोच के देखिए उनके लिए समस्या हुई कि नहीं। आपने परंपरागत निवासी के स्थान पर छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें
छोटे मोटे उद्योग, इमारतों या निर्माण स्थलों में बहुत सारी मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ रही हैं। अब देखिए उनको क्या करना पड़ रहा है, जब काम तो मिल नहीं रहा, तो नॉर्मल ही जो आपका कम वेतन वाली जो आपकी नौकरी है वो नौकरी आपका कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका जो घर है, उनकी आजीविका जो है अब आपकी संकट में पड़ गई है। वो आखिर में अपनी आजीविका को कहाँ से लें, कहाँ से अपनी आजीविका का जीवन जिए, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। या तो वो आपके भाई मजदूर हो जाएं, या अगर उनको मजदूर भी नहीं बनाया फिर वो शहरों में, फैक्ट्रियों में, घरों में, कारखानों में बहुत कम वेतन पर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन और गुजर बसर कर रहे हैं। जितना हमने देखा है, इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है आपका, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कोई और डाउट है पूछते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब देखिए, आपको देखना है, तो इस तरह से गरीबी और लाचारी से जंगल में फंस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35%। कितना है? जो ग्रामीण इलाका है आपका 45 और सिटीज और एरियाज हैं 35%। आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि कितना एक बड़ा नंबर ऐसा है आदिवासी समूह का जो आपका गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजर बसर कर रहा है। इसकी वजह से कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। और कह रहे हैं जो आदिवासी के बच्चे हैं, कुपोषण का मतलब है उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन, पोषण ना मिलने वाले को हम कुपोषण कहते हैं। अब देखिए, जब खाने के लाले पड़ रहे हैं तो कुपोषण तो होना ही है। वो कहां से पौष्टिक चीजें खिलाएंगे? आदिवासी के बीच साक्षरता भी बहुत कम है, और जब आदिवासी को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गवा देते हैं। क्या गवा देते हैं बच्चों? जो उनकी परंपरा है, जो अपने रीति रिवाज है, उनको सबको गवा देते हैं, जो कि जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उनके लिए क्या है? उनका अस्तित्व है, एक्सीडेंट सब कुछ है उनका, और उसको गवा देते हैं। उड़ीसा के एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मरण कहते हैं कि उनकी हमारी खेती की जमीन छीन ली गई, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए गए, उन्हें शमशान भूमि, मंदिर, कुआं, तालाब सब कुछ पर अपना कब्जा कर लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। चाहे वो आर्थिक आयाम हो और चाहे सामाजिक, वो कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने का विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन, यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनायक और हिंसक है। कैसी है आपकी? दर्दनायक है और आपका हिंसक है। ठीक, ये जो है आपको समझ आएगी। ठीक है ना? आप इसको देख सकते हैं, कैसी है ये? दर्दनायक है और बड़ी हिंसक है। तो आप इसको फेस कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे उनकी क्या स्थिति रही है। फिर भी मैं आपको जो है, जो चैप्टर है आपका, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस तरह से जो है आपका पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, और एक एक करके हम पूरे चैप्टर को आपका अच्छे से जो है पढ़ लेंगे, और इस पर हम लोग अपना गौर भी करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है और इस पर आपको पूछना है। ठीक, तो यहां तक मेरे बच्चों, जो आपने कुछ पढ़ा है, कुछ भी आपने समझा है, इसमें कोई भी आपका डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है, कुछ भी आपको पूछना है, इससे पिछले लेक्चर में कुछ भी आपका बन पड़ता है जो आपको समझ नहीं आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर बच्चों किसी का डाउट है आप मुझसे फिर पूछ लीजिए एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरी मेहनत से, एक एक चीज करके, तो हास्याकरण की जो समझ है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। चलिए,
तो आज मेरे प्यारे बच्चों अपने इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।